एग्जाम साइट पे जाके जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट आपको ये लिखना है कि केमिकल बॉन्डिंग जेई क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। ऑलराइट, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग वाला वो दिख रहा है ना सिंबल अपने फोन में? यस मैम। यस मैम। ऑलराइट, ये जो जैसे वो होती है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, तो वहां पे ना वो क्या करता है, एक बच्चे को दिखाता है कि ये बच्चा रिमूव हो जाएगा अगर आपने स्टार्ट की रिकॉर्डिंग, और वो उसमें नाम होता है सुखमनदीप जी का हमेशा, ठीक है। और वो बेचारी की क्लास रह जाती है हमेशा, ठीक है। सो किसी के साथ भी कुछ इश्यू हो तो प्लीज रीच आउट टू योर स्टूडेंट मैनेजर फर्स्ट, देन वो फिर मुझे बता देंगे कि अगर कुछ इश्यू आ रहा है तो, ठीक है। सो इसलिए मैं हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि हाइब्रिडाइजेशन और VSCPR वाला जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को वो टॉपिक आना चाहिए अगर तुम्हें 4 नंबर तुम्हारे JEE में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज वो सेकंड टॉपिक कौन सा है जहां से JEE से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो योर सेकंड टॉपिक इज मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी। मैं सच बता रही हूँ, इससे आसान टॉपिक कोई है ही नहीं, मैं सच बता रही हूँ। जो तुमने जितना VSCPR और हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें आसान लगे ना, उससे भी आसान है ये चीज, ठीक है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे वो तो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को एक मेरे से हाँ एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि आप लोगों को ये टॉपिक आज जब मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद आपको एक बार NCERT से गो थ्रू करना है, क्योंकि NCERT में बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सारे बच्चे जो है इसको मेरे पढ़ाने के बाद NCERT से जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT की लाइन से बन के आता है। तो अगर आपने एक बार NCERT गो थ्रू करी होगी ना, तो इट विल बी इजी फॉर यू, है ना, टू अटेम्प्ट assertion reason टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं MOT से। ऑलराइट, ठीक है। सो आज क्या करने वाले थे वैसे हम, क्योंकि थोड़ा सा टाइम चला गया है। बाकी देखो, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाई वी स्टडी MOT, है ना, पहले हम वो देखेंगे। जैसे हमने देखा था कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या कंडीशंस थी हाइब्रिडाइजेशन की, वो हमने देखी। आज हम सेम यही देखेंगे कि जो तुम्हारी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या क्या बातें इसने बताई हैं, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे होमो एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में भी समझेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में समझेंगे। तो ये बेसिकली आज के सेशन का आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है बेटा। सो लास्ट क्लास में मैंने हाइब्रिडाइजेशन करा दी थी, अच्छे से करना बेटा। हाइब्रिडाइजेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए, मुंह जुबानी तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था पेज पे लिख के चिपका लो कहीं पे। अगर कोई तुमसे पूछे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, तो फट से तुम बोलो T शेप है। अगर तुम्हें कोई बोले 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, तो तुम्हें फट से बोलना है स्फीयर प्लानर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ऐसा नहीं कि तुम वहां पे निकाल ले, जो जो आपके पॉपुलर एग्जाम्पल है वो तो तुम्हें मुंह याद होने चाहिए। और अगर मान लो वहां पे तुम्हें निकालने की भी जरूरत पड़ रही है, तो उतने फटाफट से निकालो, पता चले तुमने 1 मिनट ही लगा दिया उसको करने में, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हैंड रेज किया किसी ने? ओके, ऑलराइट, ठीक है बेटा। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बात करेंगे। देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल नाम से ही पता चल रहा है ना, मोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, एटॉमिक एटम की बात कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो देखो, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो VBT जब हम पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहां पे बेसिकली ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन जो है हमारा O2, वो आपका डायामैग्नेटिक है। तुमने सुना है डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये वर्ड आप लोगों ने सुने हैं, पहले सुने होंगे। डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है। अगर इसको आसान भाषा में समझाऊं तो कहीं पे ऐसे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, पेयरिंग होती है ना, पेयरिंग होती है। तो अकॉर्डिंग टू VBT O2 जो था हमारा डायामैग्नेटिक इन नेचर था, लेकिन
एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि O2 जो है वो हमारा क्या है मेरा बेटा, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का क्या क्या मतलब है, इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस और नो, ठीक है। अब ये चीज हमें कौन बताएगा, MOT से हम ये चीज बता पाएंगे कि हमारा ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक है, मतलब MOT में ये चीज हमें पता लग जाएगी, हम ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि हमारा जो O2 है वो बेसिकली क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें हम जो है स्टेबिलिटी की भी बात करेंगे, राइट। इसमें हम कि कौन आपका मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है, ये भी हम यहाँ पे बात कर पाएंगे, ठीक है। इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये भी पता लगा पाएंगे कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर पा रहा। तो काफी सारी चीजों के बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, साथ ही साथ मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताती है मॉलिक्यूल का। मैग्नेटिक बिहेवियर बोले तो कि ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो हमें बताती है, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने बेटा हाइब्रिडाइजेशन में किया था, अभी थोड़ी देर ना तुम्हें मुझे ऐसे ही सुनना पड़ेगा, राइट। चीजें तो बाद में आएंगी जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, बट अभी तुम्हें सुनना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना। अच्छा, सो बच्चे जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है ना। और ओवरलैप होने के बाद हमें नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रही है, राइट। यही हमने डिस्कस किया था, यस और नो, यही किया था। यस मैम। ठीक है, ठीक है। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आप क्या पढ़ते हो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी आप ओवरलैपिंग के बारे में बेसिकली डिस्कस करते हो। मैंने तुम्हें बताया भी था जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करवाया था, तो मैंने बीपीटी के बारे में थोड़ा सा बताया था कि वहां पे आप क्या करते हो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाते हो, ओवरलैप होती है, लेकिन ओवरलैप होने के बाद कोई नई ऑर्बिटल्स नहीं बनती है उसमें, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होंगी, जब एटॉमिक ऑर्बिटल पास आएंगी, ओवरलैप करेंगी, तो नई ऑर्बिटल्स बनेगी। क्या बोला मैंने, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आएंगी, ओवरलैप होंगी, इससे नई मॉलिक्यूलर नई ऑर्बिटल्स मिलेंगी। अब क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हो, तो जो ऑर्बिटल्स मिलेंगी वो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ही मिलेंगी, हाँ या ना, वही मिलेंगी आपको, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होके क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन है, 1s1 होता है ना, बोलो, और हाइड्रोजन है। अब क्योंकि यहाँ पे आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आपको किसकी बात करनी पड़ेगी, H2 की बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन की 1s1, तो ये आपस में क्या होंगी मेरा बेटा, ओवरलैप होंगी, और ओवरलैप से जो है नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी। और ये नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा मेरा बेटा, नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम होगा, एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा मेरा बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाम है ना, नाम है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ध्यान से समझना, प्यार से समझना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ठीक है। देन इसको एनसीईआरटी से पढ़ना। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, देखो अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगी, देखो मैं तुम्हें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, थोड़ा सा एनसीईआरटी में डिफिकल्ट लैंग्वेज है, वो भी मैं बता दूंगी उसमें ऐसा क्या दिया हुआ है डिफिकल्ट। देखो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो बनेंगी। अब उसमें से बॉन्डिंग वाली भी होंगी और एंटी बॉन्डिंग वाली होगी। बॉन्डिंग वाली किनको बोली गई है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल होंगी जहां पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस के बीच में होगी। मान लो ये आपके न्यूक्लियस है, लेट्स से, है ना, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो बीच में होगी। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में होने की वजह से यहाँ पे क्या है, जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो क्या है आपका, कम एनर्जी वाला है, ज्यादा स्टेबल है। बेसिकली इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन और ये तो न्यूक्लियाई है,
गेटिंग माय पॉइंट। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ना होती तो क्या होता, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता, रिपल्शन होता, यस और नो, यस और नो, रिपल्शन होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आने की वजह से हुआ क्या कि इसने इसको क्या कर रखा है, स्टेबलाइज कर रखा है, होल्ड करके रखा हुआ एटम को, यस और नो। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होती है, जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और स्टेबिलिटी क्या होती है बेटा, बोलो, ज्यादा होती है, ज्यादा। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में उल्टा है, यहाँ पे क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर होगी। अब न्यूक्लियस से अगर दूर होगी, ऐसे मैं दिखा देती हूँ, न्यूक्लियस से अगर दूर होगी तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। कोई उनको होल्ड करने के लिए है ही नहीं, कोई उनको संभालने के लिए है ही नहीं। तो रिपल्शन की वजह से एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, कम होगी। ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है। तुम्हारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी बुक्स में दो तरीके से बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, तुम लोगों को याद है, मैंने तुम्हें जब मैं स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ा रही थी, तुम लोगों को याद है, मैंने ये वर्ड याद करो, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन मैंने नाम यूज किया था जब मैं तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। याद है किसी को? ऐसे मत कहना मैम कब पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था, याद करो। ठीक है। सो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कोई बात नहीं सिंपल, तो उसमें याद है, तो हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह है ना, वेव नेचर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया था, एक डिफाइन किया था वेव फंक्शन। यस और नो? यस मैम। ठीक है। जिसका सॉल्यूशन हमें जो साई है वो कैसे मिलता है, जब हम स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब हमें साई मिलता है, वेव फंक्शन। तो बेसिकली इसमें यही बोला गया है कि अगर मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं तो वहां पे अगर वेव फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो अगर इसका वेव फंक्शन, एटॉमिक ऑर्बिटल को किससे रिप्रेजेंट किया उसने, वेव फंक्शन से। ठीक है। तो अगर लेट से ये साई ए है और ये साई बी है, दोनों को जब ऐड कर दोगे तो इससे क्या मिलेगा, हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी, जब दोनों के वेव फंक्शन को बेसिकली ऐड कर दोगे। जब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वहां पे क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहां पे मिलेगी। तो ये आपके एनसीईआरटी में वहां पे मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके से इसको बताया गया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। ठीक है। उसके अलावा इसको तुम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी पढ़ सकते हो। जहां तक मुझे लगता है अभी तक तुम्हारे फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं आया ना ये वर्ड अभी तक? नो मैम। तो शायद तुम्हें ये बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा। ये तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, बेसिकली आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है आउट, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इन फेज। ठीक है। बेसिकली जहां पे एडिशन हो रहा होता है। ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पे सब्ट्रैक्शन, जैसे साई ए माइनस साई बी, राइट, वहां पे हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। वहां पे हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। तो ये वर्ड आप लोगों को बस एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेना, ये आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे ना, वहां पे तो आपका टॉपिक है इंटरफेरेंस वाला, वहां पे आ जाएगा। बट इन्होंने क्या किया है ना, थोड़ा सा रिलेट किया हुआ है उससे समझाने के लिए। ठीक है। मेन आपको कैसे ध्यान रखना है, मेन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, उनकी एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्योंकि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है, अभी मैं दिखाऊंगी विषय तुम्हें, जब होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बिटवीन द न्यूक्लियस होती है, जो कि एटम्स को क्या करती है, होल्ड करके रखती है। उससे क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जबकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस से दूर होती है, तो उस केस में रिपल्शन ज्यादा होती है और एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। बस इतनी बात तुम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है
कि मैम कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और कितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, है ना, ये भी बात आती है। तो मेरा बेटा ये ध्यान रखना, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके कंबाइन होंगे, ध्यान से सुनो, उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैम। याद है तुम लोगों को, मैंने उसमें बताया था हाइब्रिडाइजेशन में, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ बेटा हाइड्रोजन की H2 की बात कर रही हूँ, तो H2 में आपका क्या होगा, 1s, एक वाले हाइड्रोजन की और दूसरे वाले की 1s। इसको मैं AB से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। HA और HB, कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है, 2, तो बनेंगे भी कितनी, 2। अब इसमें से बॉन्डिंग कितनी होगी और एंटी बॉन्डिंग कितनी होगी, आधी आधी होंगी, 2 है ना, तो एक बॉन्डिंग वाली होगी और एक एंटी बॉन्डिंग वाली होगी। समझ रहे हो? जैसे इधर आओ, इधर देखो एक बार, इसको मैं हटा देती हूँ। देखो बेटा, हाइड्रोजन 1s1 है ना, हाइड्रोजन 1s1 आपस में ओवरलैप होके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। एक बनेगी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी और एक बनेगी जिसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी एनर्जी कम होगी वो कौन सी होगी, बॉन्डिंग वाली होगी, यस और नो, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग होगी। और हम इनको दिखाते कैसे हैं, देखो बॉन्डिंग के लिए हम यूज करते हैं सिग्मा पाई, ये हम यूज करते हैं, ठीक है, डेल्टा भी यूज करते हैं, बट आपके मेन सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस यस मैम। बस ऐसे करना है। अगर मान लो दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगी, 4 कर रही है तो 4, 8 कर रही है तो 8, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ है, ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है, molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, delta, etc. In this nomenclature, sigma molecular orbital are symmetrical around the intermolecular axis assumed to be z axis, while pi molecular orbital are not symmetrical. अब इसमें क्या है, वही बात है, जैसे अगर मान लो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z एक्सिस ले लेती हूँ, राइट। सो बेसिकली अगर मान लो मुझे pz लेना हो तो pz आप कैसे बनाओगे, अलो इसी तरीके से बनाओगे, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने z लिया है बाय कन्वेंशन, ठीक है। दूसरी pz भी ऐसे लोगे, यस और नो, बिकॉज दिस इज माई z एक्सिस। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। तो these orbitals are symmetrical around their internuclear axis। तो यहाँ पे क्या बनेगी, हमारी सिग्मा वाली मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर मान लो मैं लेती हूँ लेट्स से मेरे पास z एक्सिस और मैं px ले रही हूँ, तो अगर तुम px ले रहे हो तो px तो परपेंडिकुलर होगी z एक्सिस की। तो अगर तुम px और px ले रहे हो तो वो कैसी बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रही है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है। सो बस आपको इस तरीके से पता लगा लेना है कौन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है और कौन पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन इसमें आपको 2 बातें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे हाइब्रिडेशन में मैंने तुम्हें बोला था, सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी जिनकी एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम होगी। जैसे अगर मैं बोलूं 1s के साथ ओवरलैप करेगा, 1s 2s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, बिकॉज 2s की एनर्जी 1s से क्या होती है, ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात कि एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हम मानेंगे वही और ओवरलैप करेंगी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिमिट्री भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर सिमिट्री होनी चाहिए। प्रॉपर सिमिट्री से मेरा लेना क्या मतलब है, जैसे मान लो तुम लोग ओवरलैप करा रहे हो, लेट से 2p का ओवरलैप करा रहे हो, है ना, 2p का ओवरलैप करा रहे हो। लेकिन अब मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन बोल दी, ओरिएंटेशन मतलब कौन सी एक्सिस में ले रही हूँ,
सो बेसिकली यहाँ पे मैं 2px और एक 2px की बात कर रही हूँ और एक मैं y एक्सिस की बात कर रही हूँ 2py और यहाँ पे मैं 2px ले रही हूँ। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारी z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो x वाला क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, जैसे मैंने अभी ये बताया, तो उसका तो ओवरलैप हो जाएगा, यस और नो। बट अगर मान लो तुम्हारे पास 2p ही है बट एक का ओरिएंटेशन है x वाले डायरेक्शन में, दूसरे का है y में, ओवरलैप होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज x क्या होगा और y आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो आपस में ओवरलैप नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी सेम और नियरली सेम होनी चाहिए। सेकेंड, सिमेट्री शुड बी प्रॉपर, प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसे नहीं अंट शंट तुम कोई भी ले लो। यस और नो बताओ मेरे को। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी मैंने ये लाइन बोली है उस पे जेई का सवाल बना हुआ है। तो तुम्हें क्या क्या चीजें समझ में आई, एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना, जो जो तुम्हें समझ में आया अभी तक चैट बॉक्स में लिखो, सो दैट अपन आगे चले। लिखो क्या क्या पल्ले पड़ा, कितनी कितनी बात समझ में आई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, क्या आया, चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, फिर मैं उसको पूरा समराइज कर दूंगी। लिखो लिखो, आई एम वेटिंग बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जितने ओवरलैप करेंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी और आधी बॉन्डिंग होगी, आधी एंटी बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग वाले स्टेबल होंगे, लोअर एनर्जी होगी, एंटी बॉन्डिंग वाले हायर एनर्जी और लेस स्टेबल होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोग सिग्मा पाई से दिखाते हैं बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार पाई स्टार से दिखाते हैं। यस, सिमेट्री प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग px को py के साथ ओवरलैप करा रहे हो, ठीक है, और एनर्जी जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है। यस, चलो आगे देखते हैं। वेरी गुड, मेरे बच्चों को पता है। ये दिख रहा है तुम्हें, पिक्चर दिख रही है सब? Yes, sir. क्या दिखा रहा है ये कि किस तरीके, बेसिकली बेटा माइक म्यूट करो। वो होती है चैट बॉक्स ऐसे डंग रख उठा कर। जीवन बेटा माइक ना अनम्यूट नहीं होना चाहिए अब, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। सो ये आपको क्या दिख रहा है, देखो बेटा, देखो अब मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है देखना, इसको मान लो ये हाइड्रोजन का 1s है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे क्या दिखा हुआ, अगर ये वेव फंक्शन मान लो मैं साई ए ले लू साई बी ले लू, तो इनका क्या दिखा हुआ है, सब्ट्रैक्शन, मतलब इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगी। यहाँ पे क्या दिखाया हुआ बेटा, एडिशन, इनके वेव फंक्शन के एडिशन से हमें क्या मिल रहा है मेरा बेटा, बॉन्डिंग मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो एक बार, इधर देखो, जब ये ओवरलैप कर, नीचे वाला देखो सिग्मा वाला, जब ये ओवरलैप कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या है, आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और उसको क्या बोला जा रहा है, सिग्मा 1s बोला जा रहा है, ठीक है। दिस इज सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। एंटी बॉन्डिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, न्यूक्लियस से दूर होगी। तो ये आपको ये दिख रहा है, इधर देखना एक बार, ये आपको ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नोडल प्लेन। यस और नो, मतलब नोडल प्लेन का क्या मतलब है, ये मैं बोलूं सिंपल भाषा में, नोड का क्या मतलब है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो।
ये वो वाला एरिया है जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो ये आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा स्टार 1s से। अगर तुम इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, क्योंकि हमें अल्टीमेट तो वही सीखना है, 1s1 दूसरे हाइड्रोजन का 1s1। तो जब ये ओवरलैप होंगे आपको क्या मिलेगा, एक सिग्मा 1s मिलेगा, यस और नो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, 1s आपने लिया है इसलिए सिग्मा 1s, दिस इज बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी कम है, और एक आपको मिलेगा एंटी बॉन्डिंग जिसको हम दिखाएंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, बोलो। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s में 1 और इसमें भी 1। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे, जो हम रूल पढ़ते थे ना, ऑफ वो प्रिंसिपल याद करो, हुन्स रूल, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, n+l रूल, याद है? वैसे ही हम वो करेंगे। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी वाली ऑर्बिटल भरेगी, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। तो जब 1s का ओवरलैप होगा तो जो बॉन्डिंग वाली बनेगी, ध्यान से देखो, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी वहां पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन की मिलने की क्या है मेरा बेटा, प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूंगी सिग्मा स्टार 1s की, तो वहां पे क्या है, एक नोडल प्लेन है। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। और ध्यान रखना ये जो प्लस माइनस है ये क्या दिखा रहा है, इधर आओ, ये जो प्लस माइनस है ये क्या दिखा रहे हैं, साइन नहीं दिखा रहे हैं, ये वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो? ठीक है, कोई ये बच्चों का होता है कि मैम ये चार्जेस दिखा रहे हैं क्या, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन दिखा रहे हैं, चार्जेस नहीं साइन दिखा रहे हैं, लेकिन किसका, वेव फंक्शन का, प्लस और माइनस, यहाँ पे चार्जेस नहीं है ये। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं पाई उसके केस में, पीजेड के केस में। अभी मैं बात कर रही हूँ सिग्मा, जो बेसिकली ओवरलैप होने के बाद सिग्मा आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब एक बात बताओ, पीजेड और पीजेड के ओवरलैप से भी क्या बनेगा मैम, सिग्मा बनेगा। अगर मान लो मेरे पास क्या क्या बोलते हैं, पीजेड है ना, और पीजेड है, तो क्या होगा, ओवरलैप होगा, तो एक मुझे क्या मिलेगा, सिग्मा 2pz मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा बेटा, सिग्मा स्टार 2pz मिलेगा। यस और नो? ठीक है, अब मैं ये तो समझ में आ गया। अब देखो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया, इधर आओ, नीचे वाला देखो, नीचे वाला जहां पे आपका सिग्मा बनाया हुआ है, ये आपका पीजेड है, पीजेड ऐसे ही दिखाते हो ना आप लोग, ऐसे, यस और नो? तो यहाँ पे माइनस प्लस क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बेसिकली वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या किया है तुमने, ऐड किया है, ऐड करोगे तो क्या होगा, इस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, ये वाला ऐड हो रहा है ना, तो ये वाला लोब बड़ा दिखाओगे और ये छोटे छोटे दिखाओगे। यस और नो? सो बेसिकली ये क्या है आपकी, इस तरीके से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन कौन सा, सिग्मा 2pz वाला, सिग्मा 2pz वाला। ठीक है, अच्छा, अगर माइनस करोगे तो क्या बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग आप कैसे दिखाते हो, इस तरीके से, देखो इधर देख रहे हो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इनमें सब्ट्रैक्शन हुआ है, पॉजिटिव एडिशन नहीं हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा, नोडल प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कहता है नोडल प्लेन की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो पाई सिग्मा स्टार 2pz में एक नोडल प्लेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो सिंपल मेरा दिखाने का यही है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आउट ऑफ फेज होता है, या मैं बोलूं सब्ट्रैक्शन से बनता है वेव फंक्शन। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट होता है, और बॉन्डिंग वाला एडिशन से बनता है। एडिशन से बनता है तो क्या होता है वहां पे, बेसिकली
स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल में, और स्टेबिलिटी आती है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यस, स्टेबिलिटी क्या बोला मैंने, एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, इसमें बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग में उल्टा हो जाएगा। तो जब जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो मतलब क्या होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कम स्टेबल होगा। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे आगे जाके। ठीक है, अच्छा अब बात आती है पाई वाले की। इधर देखो, अगर Z तुम्हारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो अगर तुम px वाली ले लो तो क्या होगा, तो तुम्हें मिलेगा एक पाई स्टार px और एक मिलेगा पाई स्टार, सॉरी एक मिलेगा पाई px बॉन्डिंग वाला और एक मिलेगा एंटी बॉन्डिंग वाला। यस सर नो, यही मिलेगा क्योंकि px की ओवरलैप से तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जब दोनों का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, नीचे माइनस माइनस वाला। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोडेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है बेसिकली। ठीक है, सो ये क्या है बेसिकली, ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक नोडल प्लेन दिखेगा। ये इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं, देखना एक बार, देखो इलेक्ट्रोडेंसिटी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होगी। यहाँ पे क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोडेंसिटी मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। यस और नो। और अगर मुझे एंटी बॉन्डिंग दिखाना हो तो एंटी बॉन्डिंग कैसे दिखाओगे, अब पॉजिटिव पॉजिटिव तो नहीं होगा ओवरलैप, तो किस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे दिखाओगे, इस तरीके से दिखाओगे, ऐसे 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 ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस। जहां पे भी वेव फंक्शन चेंज होता है ना, वहां पे एक नोड आती है, बेशक आप देख लेना। तो प्लस से आप माइनस जा रहे हो, माइनस से प्लस, तो एक नोडल प्लेन ये रहा। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। इधर देखो नीचे प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो पाई स्टार 2px में कितने नोडल प्लेन है, जल्दी बताओ। 2 नोडल। तो पाई 2px में कितने, हमें हमारे दिमाग में पता क्या रहता है, अच्छा बॉन्डिंग में तो होता ही नहीं है, पाई 2px में है जी, कितना है 1। अब यहां से कैसा क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे पेपर में आ सकता है ये नोडल प्लेन जो है पूछा जा सकता है तुमसे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा भी जो मैं तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिकली डायग्राम थोड़ा और दिखाऊंगी वो, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखते हैं, क्योंकि सवाल तो वहीं से ही आएगा। क्योंकि अल्टीमेट तो तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए, और उससे तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, ये सब जो है बताना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या पल्ले पड़ा कि एंटी बॉन्डिंग वाला सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, आउट ऑफ फेज ओवरलैप होता है, और वो क्या होता है बॉन्डिंग वाला इन फेज ओवरलैप होता है, एडिशन होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई मैक्सिमम होती है, जिससे मॉलिक्यूल को क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, सो यस, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, उसके बाद एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग लेस देन एंटी बॉन्डिंग, ये तो मैंने बता दिया ना। जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है वो क्या होता है, सबसे कम एनर्जी होती है बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, उसके बाद एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ABMO इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बोलो यस और नो। यस मैम। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होंगे जैसे हम पढ़ते आ रहे थे पिछले उसमें, सोडियम में क्या होता है 1s2 2s2 2p1, नहीं ये नहीं है यहाँ पे। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरोगे, और कैसे भरोगे, वही हुन्स और पॉलिस प्रिंसिपल के हिसाब से भरोगे। और जो हम एनर्जी ऑर्डर देखने वाले हैं वो किसका देखने वाले हैं, होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे
B2 हो गया, C2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, O2 हो गया, है ना, उनकी हम जो है एनर्जी ऑर्डर की बात करेंगे। और जो एनर्जी ऑर्डर अभी मैं लिखवाऊंगी वो सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। हाँ, मैं आपको तरीका बता दूंगी कैसे याद करना है, बट करना तो आपको ही याद है। ठीक है मेरा बेटा, चलिए। तो सबसे पहले जो मैं इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे लिखेंगे नोट्स में, तो सबसे पहले जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखवा रही हूँ वो किसके लिए है? वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 या 14 से कम होंगे। क्या सुनाई दिया तुम्हें? जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर अप टू N2। पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देती हूँ, डायग्राम बाद में दिखा दूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ 14 से और कम किस में होंगे? B2 में 10 इलेक्ट्रॉन, C2 में बेटा एक बार हर्षिता वो करना, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? यशराज, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ज्वाइन करो। ठीक है, जैसे B2 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, C2 हो गया आपके 12 इलेक्ट्रॉन हो गया, N2 हो गया 14। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, तो आप जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाऊंगी वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो क्या होगी, आ जाओ। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा सिग्मा 1s, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है सिग्मा स्टार 1s, ओके। फिर हमारा आता है सिग्मा 2s, फिर आता है हमारे पास सिग्मा स्टार 2s, बोलो हाँ या ना। उसके बाद आता है बेटा पाई 2px और पाई 2py। क्यों मैम आपने पाई 2px पाई 2py क्यों लिखा है, 2pz क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा अगर हमारी z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो pz वाली तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी ना, ये वाली पाई बॉन्ड बनाएगी, और दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, ये दोनों डीजनरेट है। उसके बाद आएगी बात सिग्मा 2pz की, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे बाद में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। बोलो क्या कहते हो मैम, ये ध्यान रखनी है? हाँ मेरा बेटा ये तो ध्यान रखनी है, लिखना है इसको। फिर मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल भी बताती हूँ तुम्हें कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम है। देन सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, लिखा? देखो अगर मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है N2 की, लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 2 14, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेरे को 14 इलेक्ट्रॉन भरने होंगे तो मैं कैसे भरूंगी? आना एक बार, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8। अब ये डी जनरेट है, हुंस रूल का कहता है पहले डी जनरेट में सिंगल सिंगल भरो, फिर उसके बाद पेयरिंग करवाओ। कितने हो गए बेटा टोटल? 4 6 8 10 11, कितने हो गए? 12 12। और यहाँ पे क्या आ गए, ये दिख रहा है हाँ या ना? तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने आ गए? 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इस तरीके से फिल करना है। अगर मैं तुम्हें बोलूं C2 में कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये हटा दोगे? यस और नो? अगर मैं तुम्हें बोलूं B2 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये, समझे? इस तरीके से हो गए 10। अच्छा अगर मान लो मैं लिखती हूँ C2 2 नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? 6 2 12, 12 प्लस 2 कितने इलेक्ट्रॉन? 14। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक वही कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जो N2 की है। यस और नो? अगर मैं लिख रही हूँ C2 नेगेटिव तो कितने होंगे? 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे करके फिल करना है। समझ में आ गई? ये किसके लिए है? जब इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है। हो जाएगा? यस मैम।
नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो याद करके आना है, क्योंकि आज पूरा नहीं हो पाएगा, एमओटी खत्म आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। ध्यान रखना 14 नहीं, 14 से ज्यादा है, जैसे 15, 16, 17। इसमें जैसे O2 आ गया, F2 आ गया, नियोन आ गया, है ना, ये सारे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 14 से ज्यादा है। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, आओ एक बार उसको मैं डिस्कस करती हूँ। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ऐसा ही रहेगा। देखो यहीं तक सेम है, बस तुम्हें पता क्या करना है, ये सिग्मा 2pz पहले ले आना है, यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, बाकी सब सेम है। पाई 2px, पाई 2py। बेटा माइक म्यूट करो, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? ठीक है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। बोलो हाँ के ना। ठीक है बात पक्का? चलो अब जैसे मान लो मुझे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है। देखो O2 की अगर लिखूंगी तो क्या होगा, O2 में कितने होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन। चलो फिल करना स्टार्ट। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बच्चों को याद ही नहीं रहता कहाँ पे सिग्मा 2pz पहले है कहाँ पे नहीं। मैंने कैसे याद किया हुआ इसको, जैसे ऑक्सीजन वाले के केस में अपना 2pz पहले आ रहा है, तो मैंने ऐसे याद रखा है, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया। कैसे याद किया हुआ है, ओ नो सिग्मा 2pz पहले आ गया, मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है, ताकि मेरे को पता रहता है कि ऑक्सीजन के केस में सिग्मा 2pz पहले पकड़ा, मतलब पहले आ जाएगा। आपको जैसे याद रखना वैसे रख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यस और नो। फिर डीजनरेट 15 16, ऐसे नहीं भरना, ऐसे मत भर देना, पिटाई कर दूंगी, ऐसे नहीं भरना। जहां पे डीजनरेट होगा वहां पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप दोगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी O2 की, क्या कहते हो? यस मैम। अब तुम यहाँ पे देखो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्या O2 तुम्हारा फिर पैरामैग्नेटिक नहीं हो जाएगा? तो मोलिकुलर ऑर्बिटल की थ्योरी से हमने ये चीज बता दी कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऐसे तुम O2 नेगेटिव की भी लिख सकते हो। O2 नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पे आ जाएगा। O2 2 नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? अगर मैं बोलूं O2 प्लस, O2 प्लस का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अगर O2 प्लस है तो 15 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा, बोलो, है ना। इस तरीके से आप लोग जो है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। हो जाएगा, देखो एक बार। तो इसको लिख लो। मैंने इसलिए लिख हटा दिया इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो आप लोग ये ऑर्डर जो है बेसिकली फॉलो करेंगे। किसके लिए, किसके लिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14। ठीक है जी, बोलो क्या कहते हो? यस यस मैम। यस अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, इधर दो। ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये बना रखा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 14 या 14 से कम है। देखो सिग्मा 1s, देखो 1s ओवरलैप हुआ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बना, हाँ 2s का ओवरलैप हुआ, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s बना, राइट। 2px 2py 2pz, तो pz से क्या बनेगा, सिग्मा 2pz बनेगा, यस और नो। और px से पाई 2px और py से पाई 2py, यस और नो। सो यानी कि ओके,
तो यानी कि अपन ने किसके लिए बना रहे हैं, जहां पे 14 या 14 से कम है इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्या होता है, पाई 2p x पाई 2p बाई आता है, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार वाला, और फिर सिग्मा स्टार 2p, यही करवाया अपन ने। तो तुम्हें ये नहीं करने की जरूरत है, तो तुम्हारे स्कूल में आता है, स्कूल में आएगा चलो बना के दिखाओ डायग्राम, तो ऐसे बना दे। बट जेई में ऐसे डायग्राम नहीं बनाने आएगा, तुम्हें वो कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर? अब देखो जहां पे इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, तो देखो पहले सिग्मा 2pz आ जाता है ना, तो देखो यहाँ पे नीचे से चालू करो, सब सेम है यहाँ तक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा 2pz आ जाएगा, ठीक है। फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई स्टार और सिग्मा। ठीक है, इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हेल्प मिलती है एमओटी से, भाई तुम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। मतलब एनबी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, वो Na रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो। अगर तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, 0 का क्या मतलब है, जहां पे एंटी बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्डिंग में हो, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बताओ ना, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है मतलब स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तुम ये भी बता सकते हो कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे Be2 देखो, बेरिलियम में हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 4 इलेक्ट्रॉन 8, टोटल 8 हो जाएंगे, है ना। तो टोटल 8 को कैसे भरोगे, आना एक बार, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो जितने बॉन्डिंग में है उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 0, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ओके। फिर वो कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आ रहा है तो मतलब सिंगल बॉन्ड है, 2 आ रहा है तो डबल बॉन्ड है, 3 आ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड है, यस और नो। अच्छा, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। अच्छा, तो ये कह रहा है कि जो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना, और उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रोंग होगा, क्या कहते हो, और उतनी ही कम उसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। हाँ मैम, तो यानी कि ये भी पता लग रहा है, अगर तुम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो तो तुम कंपेयर कर सकते हो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रोंग है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम है या ज्यादा है, तो तुम ये भी बता, तो बहुत फायदे हैं एमओटी के, बहुत फायदे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बाकी जो है मैं आगे क्लास में बताऊंगी, आगे मैं तुम्हें क्या बताऊंगी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक क्या है। देखो अगर सवाल आता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड सवाल आता है, तो उसके लिए तो यू शुड नो दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर सवाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड मतलब नहीं, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो मैं ट्रिक लिखवाऊंगी टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, वो आप लोगों को बहुत काम आएगी। तो मैं तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बताऊंगी, हो सकता है बहुत बच्चों ने ऑलरेडी वो की भी हो, हर जगह सेम ट्रिक ही कराते हैं टीचर्स, राइट, हमें भी हमारे टीचर्स ने वही कराई है, मैं भी वही करा रही हूँ बच्चों को। सेकंड, पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, इसकी भी मैं तुम्हें क्या बता दूंगी, ट्रिक बता दूंगी, जिससे तुम ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत फटाक से कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं करवाऊंगी और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल करा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये नेक्स्ट, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ना, मेरी भी नेक्स्ट क्लास है ना, तो ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास बेटा मेरी सैटरडे को होगी, फ्राइडे को मनीषा मैम की होगी इस वीक, है ना। इस वीक थोड़ा सा